हीरो यू हाउ की, जिसने सिर्फ 6 साल की उम्र में ही असुरा गॉड की स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट कर लिया था। यू हाउ बचपन में काफी ज्यादा कमजोर था क्योंकि उसे लेवल 10 तक पहुंचने में बाकी लोगों से 2 साल ज्यादा लगे थे। यू हाउ अपनी इस कमजोरी को कल्टीवेशन के रास्ते में नहीं आने देता क्योंकि वो काफी ज्यादा मेहनती था और उसकी किस्मत में ही महान बनना लिखा है। यू हाउ ने अपनी सबसे पहली स्पिरिट रिंग ही 1 मिलियन ओल्ड स्पिरिट बीस्ट की हासिल की थी। ये बात मानना थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि टैंगसेंग को भी शुरू में इतनी डिवाइन स्पिरिट रिंग नहीं मिली थी। यू हाउ की ये रोमांचक स्टोरी उसी दिन से शुरू हुई जब यू हाउ 6 साल का था और वो कल्टीवेशन के दौरान अपनी स्पिरिट आइज को एक्टिवेट कर लेता है। टैंगसेंग भी गॉड रेल्म में यू हाउ को एक उभरते हुए सितारे की तरह देख रहा था। साथ ही साथ उसे अपनी डोलू कॉन्टिनेंट की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो टैंगसेंग को परेशान देखकर उससे सवाल करते हुए कहती है कि टैंगसेंग, क्या तुम ठीक तो हो? कहीं तुम्हें दोबारा से डोलू कॉन्टिनेंट की फिक्र तो नहीं हो रही? जिस पर टैंगसेंग उदासी के साथ बताते हुए कहता है कि यहाँ सेलेस्टियल रेल्म में बस एक दिन है, मोर्टल रेल्म के पूरे 1 साल के बराबर है। मैं नीचे जाकर डोलू कॉन्टिनेंट में ज्यादा वक्त गुजारना चाहता था लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे यहाँ पर अच्छाई और बुराई को कंट्रोल रखना है जिसके लिए मुझे यहाँ सेलेस्टियल रेल्म में ही रहना होगा। पर नीचे की तरफ डोलू कॉन्टिनेंट तेजी के साथ बदल रहा है। आज से 4000 साल पहले सन मून कॉन्टिनेंट ने डोलू कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिया था। क्योंकि डोलू कॉन्टिनेंट के पास मेरी टैंक क्लैन के हिडन वेपन्स है, इसका इस्तेमाल करके पहले तो उन लोगों ने खुद को बचा लिया। पर सन मून एम्पायर बाज नहीं आने वाला, वो हर हाल में जीतना चाहता है। पहले यहाँ सोल लैंड में 2 कॉन्टिनेंट थे, अब वो डिवाइड होकर 4 एम्पायर्स में बदल चुके हैं। दूसरी तरफ मेरा टैंक क्लैन भी 4000 साल के उतार चढ़ाव की वजह से अपनी ताकत खो रहा है। मैंने टैंक क्लैन को खुद अपने हाथों से बनाया था, मैं उसे यूं मिटता हुआ नहीं देख सकता। ये मुझे काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा है। वो टैंगसेंग से कहती है कि पूरे 10,000 साल गुजर गए, इतना थोड़ा बहुत बदलाव तो होना ही था। लेकिन तभी अचानक टैंगसेंग को उस उभरते हुए सितारे के बारे में याद आता है जिसके बारे में वो ज़ियाओयू को भी बता रहा था। वो उसे कहता है कि आज के दिन मैंने एक नया उभरता हुआ सितारा देखा। मैंने उस लड़की की किस्मत में जानकर देखने की कोशिश की जहाँ मैं ज्यादा कुछ तो देख नहीं पाया, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम हो गया कि उसका टैंक क्लैन के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक रहने वाला है। टैंगसेंग और ज़ियाओयू की बेटी टैंग वूटोंग भी वही एक दरख्त पर बैठकर यहाँ अपने फादर की सारी बातें सुन रही थी, जहाँ वो एक्साइटेड होते हुए कहती है कि डोलू कॉन्टिनेंट, यकीनन ये जगह बहुत ही खूबसूरत होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ डोलू कॉन्टिनेंट के ड्यूक मैंशन पर आ जाता है जहाँ हम यू हाउ को देखते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ ड्यूक मैंशन की तरफ देख रहा था, जिसे वहाँ पर मौजूद गार्ड्स देखकर उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। और इन लोगों की बातों से हमें मालूम होता है कि यू हाउ अपने फादर से बहुत ही नफरत करता है। इवन कि यू हाउ ने अपना सरनेम चेंज कर अपने फादर का नाम हटाते हुए वहाँ पर अपनी मदर का नाम लगा लिया था। वो गार्ड्स अपने मास्टर की बुराई नहीं सुन सकते थे। वो उससे कहते हैं कि क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम जानते नहीं कि हमारे मास्टर कितने पावरफुल है? लेकिन दूसरी तरफ यू हाउ अपने स्पिरिट आइज का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकल गया था, जिसके बारे में उन गार्ड्स को कुछ भी समझ नहीं आ पाता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। दूसरी तरफ हम मास्टर ड्यूक को देखते हैं जो कि अपने सिपाहियों के साथ जंग से वापस लौट कर आ रहे थे, लेकिन अभी भी यू हाउ दूर से खड़ा उन्हें गुस्से के साथ घूर रहा था। लेकिन मास्टर ड्यूक के देखने से पहले यू हाउ वहाँ से चला गया था। दोस्तों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर यू हाउ को अपने फादर से इतनी नफरत क्यों है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यू हाउ की मदर असल में एक नौकरानी थी जिससे मास्टर ड्यूक को प्यार हो चुका था और उन्हीं का बेटा यू हाउ है। लेकिन अपने खानदान की इज्जत की वजह से मास्टर ड्यूक कभी उनसे शादी नहीं कर पाते और इसी वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, जहाँ मास्टर ड्यूक ने दोनों को ही एक अच्छे से मेंशन में रखा हुआ था। वो खुद तो हमेशा जंग में मसरूफ रहते थे। उनको कभी मालूम ही नहीं हुआ कि उनकी सेकंड वाइफ ने यू हाउ की मदद को मेंशन से बाहर निकाल दिया था, जहाँ वो बहुत ही बुरी तरीके से बीमार हो चुकी थी। इसी बीमारी से काम करते करते उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जहाँ एक दिन वो मरने से पहले यू हाउ को एक व्हाइट टाइगर डैगर देते हुए कहती है कि यू हाउ, इससे लो और खुद की जिंदगी खुद जियो। अपनी माँ को खोने के बाद यू हाउ गुस्से के साथ कसम खाता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर बनकर वापस आएगा ताकि वो अपनी माँ के लिए इंसाफ ले सके। ये कहने के बाद यू हाउ अगले 5 साल तक लगातार कोशिश करते हुए लेवल 10 तक पहुंच गया था और अब उसे एक स्पिरिट रिंग चाहिए होगी, जिसके लिए यू हाउ अकेले ही अपने आगे के सफर के लिए जिंग डाउ फॉरेस्ट के लिए निकल चुका था, क्योंकि वहाँ पर उसे मालूम था कि मुझे कोई ना कोई स्पिरिचुअल बीस्ट मिल जाएगा जिसे मारकर मैं एक स्पिरिट रिंग हासिल कर सकता हूँ। यू हाउ स्पिरिचुअल बीस्ट की तलाश में उस जंगल के काफी ज्यादा गहराई में चला गया था, जहाँ रास्ते में उसे प्यास और भूख लग गई थी। इसलिए यू हाउ वहाँ पास ही मौजूद एक झरने के पास चला गया था, जहाँ पानी पीने के बाद अब वो कुछ मछलियाँ पकड़ने का सोच रहा था। इन मछलियों को पकड़ने के लिए वो एक लकड़ी को अपने व्हाइट टाइगर ब्लेड से शार्प कर रहा था, जहाँ उसे अपने मदर की कुछ बातें याद आती है। यू हाउ की माँ ने उससे कहा था कि मास्टर ड्यूक ही तुम्हारे फादर है, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यू हाउ तो उनसे नफरत करता है। इसी गुस्से और नफरत के साथ हम देखते हैं कि यू हाउ ने एक बार फिर से अपनी स्पिरिट आइज की पावर्स एक्टिवेट कर ली थी, जिसकी वजह से हमें मालूम होता है कि उसके आसपास की चीजें स्लो हो जाती है। और यू हाउ ने इन पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ पर काफी सारी मछलियाँ भी पकड़ ली थी। यू हाउ उन मछलियों को ग्रिल करके खाने वाला था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक
एक खूबसूरत लड़की टैंग आ जाती है, जिसकी आंखों में इन मछलियों के लिए काफी ज्यादा लालच दिख रही थी। वो युहाओ से कहती है कि इसकी स्मेल तो काफी अच्छी आ रही है, क्या तुम मुझे ये बेचोगे? लेकिन युहाओ तो उसका चेहरा देखकर समझ गया था कि अगर ये मछली मैंने इसे ना दी तो ये मुझे जिंदा खा जाएगी। इसलिए युहाओ मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहता है कि अगर तुम चाहो तो इसे फ्री में खा सकती हो। जिस पर हम देखते हैं कि टैंग या बुकड़ों की तरह उस मछली पर झपट गई थी। तभी अचानक वहाँ पर एक दूसरा लड़का भी आ जाता है जिसका नाम बीबी था। वो यहाँ पर टांगिया को देखकर कहता है कि बुक्कड़ लड़की, तुमने देखा नहीं अभी तक तो उस बेचारे ने भी नहीं खाया था। टांगिया को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ युहाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। साथ ही साथ वो बीबी से भी कहता है कि क्या तुम भी एक खाओगे? बीबी युहाओ की ये बात सुनकर कहता है कि फिर तुम क्या खाओगे? जिस पर युहाओ कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे पास और भी मछलियां हैं, मैं उन्हें बारबेक्यू करके खा लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों ही एक जगह पर बैठकर ग्रिल मछलियां खाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक दूसरे से खुद का इंट्रोडक्शन भी करवा लिया था। टांगिया को यहाँ पर युहाओ की ये ग्रिल मछली तो काफी ज्यादा पसंद आती है, उससे तो खुशी से रहा नहीं जाता। कुछ देर के अच्छे टाइम के बाद युहाओ खड़ा होकर इन लोगों को गुड बाय करते हुए कह रहा था कि अब मुझे चलना चाहिए। युहाओ को जिंगडाओ फॉरेस्ट की तरफ जाता हुआ देखकर टांगिया कहती है कि वो तो जिंगडाओ फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है, वहाँ पर तो खतरनाक सोल बीस्ट होंगे। जिस पर बीबी कहता है कि मैंने उसकी सोल पावर महसूस की थी, मुझे यकीन है कि उसे एक सोल रिंग की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि वो मुझे काफी ज्यादा कमजोर लगा, वो वहाँ पर जाकर खुद की लाइफ को खतरे में डाल रहा है। दूसरी तरफ युहाओ इन बातों को ना सुनते हुए जिंगडाओ फॉरेस्ट के अब सोल बीस्ट टेरिटरी में पहुंच चुका था, जहाँ उसे काफी ज्यादा खूबसूरत सोल बीस्ट एंड सोल प्लांट्स देखने को मिलते हैं। उसे मालूम नहीं था कि उसका आगे किस खतरे से सामना होने वाला है। युहाओ को यहाँ इससे पहले कि बनक भी लग पाती, तभी अचानक वहाँ पर एक मंकी सोल बीस्ट ने युहाओ पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे युहाओ डॉज करते हुए पीछे हट जाता है। वो मंकी स्पिरिट बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि अपना एनर्जी अटैक सीधा युहाओ पर कर देता है। युहाओ ने उस अटैक को रोकने के लिए अपना व्हाइट टाइगर डैगर बाहर निकाल लिया था, लेकिन वो जानता था कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। युहाओ इस एनर्जी अटैक से टकराकर दूर जा गिरता है, जहाँ उसके हाथ से व्हाइट टाइगर डैगर भी गिर चुका था, लेकिन वो जानता था कि अभी तक ये फाइट खत्म नहीं हुई, इसीलिए वो जल्दी से भागते हुए दोबारा अपने डैगर को उठा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ उस मंकी ने भी युहाओ को पकड़ लिया था। जहाँ युहाओ के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, वो अपने डैगर का इस्तेमाल करते उस मंकी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो मंकी बीस्ट तो अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसलिए वो आगे बढ़ते हुए अब युहाओ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी अटैक करने वाली थी। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि युहाओ अपनी स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से आसपास की चीजें धीमी हो चुकी थी। युहाओ इसी मौके का फायदा उठाकर अपने व्हाइट टाइगर डैगर से उस मंकी बीस्ट को जान से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ जख्मी होने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, साथ ही साथ उसने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी भी इस्तेमाल कर दी है। वो अब अपने पैरों पर भी सही से खड़ा नहीं हो पा रहा। मंकी बीस्ट के मरने की वजह से उसकी सोल रिंग निकल कर बाहर आ गई थी। युहाओ उसे देख भी पा रहा था, पर अब युहाओ के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इसे एब्जॉर्ब कर पाए। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि युहाओ के आसपास चारों तरफ एक कोल्ड ऑरा फैल गया था, साथ ही साथ वहाँ पर एक और बड़ा स्पिरिचुअल बीस्ट आ गया था। युहाओ को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे ठंड भी लग रही थी, लेकिन अब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं कि वो खड़ा होकर भाग सके। जबकि साथ ही साथ हम यहाँ पर उस क्यूट से सोल बीस्ट को भी देखते हैं। वो युहाओ के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसकी एट्रीब्यूशन आइस पावर्स थी, जिसकी वजह से युहाओ वहीं पर फ्रीज होकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम युहाओ की सोल सी को देखते हैं, जहाँ पर वो 10 लाख साल पुराना सिल्क वर्म पहुंच चुका था। यहाँ आने के बाद उस आइस एट्रीब्यूशन वाले सिल्क वर्म को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, जिसका नाम टियानमिंग है। टियानमिंग खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे एक सोल मास्टर की बॉडी मिल गई, अगर ये मुझे ना मिली होती तो मैं मर जाता। लेकिन तभी अचानक टियानमिंग देखता है कि युहाओ की बॉडी में पहले से एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी मौजूद है, जो कि टियानमिंग के साथ युहाओ की बॉडी के लिए कंपटीशन कर रहा था। वो टियानमिंग को युहाओ की बॉडी पर पूरी तरीके से काबू करने नहीं देता। टियानमिंग भी समझ चुका था कि मैं इस एनर्जी के साथ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए अभी के लिए मुझे सारा के सारा फोकस युहाओ की बॉडी पर करना होगा, ताकि मैं जल्द से जल्द इसे स्टेबल बना सकूं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि लेवल 10 का वॉरियर 400 साल से ज्यादा की स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और टियानमिंग तो खुद 10 लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट है, इसलिए उसकी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना युहाओ के लिए इम्पॉसिबल जैसा है। पर चूंकि टियानमिंग खुद ही युहाओ के साथ मर्ज होना चाहता है, इसलिए उसने युहाओ की बॉडी में 10 सील्स क्रिएट कर दिए थे, जो कि टियानमिंग की 10 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग की पावर सिर्फ 400 साल की स्पिरिट रिंग के बराबर कर देता है। बाकी की पावर उसने लॉक कर दी थी, जिसकी वजह से अब युहाओ होश में आ चुका था। लेकिन युहाओ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस जगह पर मौजूद है। यहाँ टियानमिंग उसे बताता है कि ये तुम्हारी सोल सी है बेवकूफ, लेकिन युहाओ को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है कि वैसे तुम कौन हो, जिस पर टियानमिंग उससे खुद का इंट्रोडक्शन करवाता है। साथ ही साथ वो युहाओ को बताता है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ होगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिट एनर्जी है। इस स्पिरिट एनर्जी को तुम स्पिरिट पावर की तरह अपने आंखों के थ्रू इस्तेमाल करते हो, ये तुम्हारी बॉडी में पहले से ही मौजूद है। युहाओ की तो ये सारी बातें सर के ऊपर से जा रही थी, जिस पर टियानमिंग कहता है कि चलो मैं
तुम्हें सिंपल करके बताता हूँ। मैं हूँ एक 10 लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट। पूरे सोल लैंड में मेरे जैसा स्पिरिट बीस्ट कोई मौजूद नहीं, और मैंने खुद की स्पिरिट रिंग तुम्हें दे दी है, यानी कि तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आज के बाद तुम मुझे बड़ा भाई टियानमिंग कहकर पुकारोगे। यूहाव ये सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम तो 1 मिलियन साल पुराने स्पिरिचुअल बीस्ट हो, जबकि मैं तो लेवल 10 का वॉरियर हूँ। 400 साल से बड़ी